Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today lecture is the continuation of the previous lecture. In this lecture, we will discuss some of the tests and results of semi-strong form efficient market hypothesis, and then we'll discuss two tests and results of strong form efficient market hypothesis. One is the test of corporate insiders, and other is the test of stock exchange specialist. Tests and results of semi-strong form efficient market hypothesis. सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जो टेस्ट है और रिजल्ट्स हैं, इसमें मैं तीन रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। एक एनॉमलीज में एनॉमली जो है जो डिस्कवर हुई है एम्पिरिकल स्टडी से, एक तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ फॉर्म जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जब उनको स्टडी किया गया तो वहाँ से क्या रिजल्ट आया और वो क्या वो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। और तीसरा इसमें मैं इवेंट स्टडीज जो है उसको डिस्कस करूंगा कि वो क्या सपोर्ट करती हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को या कि उसमें कुछ वायलेशन है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द जेनेवरी एनॉमली एंड व्हाट इज द जेनेवरी एनॉमली। एनॉमली का मतलब होता है इरेगुलरिटी, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर होना। तो स्टॉक्स विद नेगेटिव रिटर्न्स ड्यूरिंग द प्रायर ईयर हैड हायर रिटर्न्स राइट आफ्टर द फर्स्ट ऑफ द ईयर। ये चीज़ जो है वो डिस्कवर हुई कि जो स्टॉक्स जिनके नेगेटिव रिटर्न्स थे साल के एंड पे, उन्हीं स्टॉक्स को जब नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट मंथ था तो उन्हीं स्टॉक्स के जो रिटर्न्स थे वो हायर रिटर्न्स अर्न कर रहे थे। तो ये एक अनॉमली थी, एक इरेगुलरिटी थी, जो कि एक ना समझ आने वाली चीज़ है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो स्टॉक है जिसके रिटर्न्स प्रायर ईयर में यानी एंड ऑफ द ईयर जो है उसके रिजल्ट्स जो थे वो स्टॉक्स के जो रिटर्न्स थे वो नेगेटिव थे, लेकिन जैसे ही अगले साल का पहला फर्स्ट मंथ शुरू होता है तो वहाँ पे उसी स्टॉक्स के जो नेगेटिव रिटर्न्स वाले स्टॉक्स थे उनके हाई रिटर्न्स जो थे वो ऑब्जर्व हुए, जो कि एक इनकंसिस्टेंट था विद द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो इसमें जो जस्टिफिकेशन दी गई है, ये स्टडी हुई थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। उसमें जो एक जस्टिफिकेशन है वो ये दी गई कि ये टैक्स सेलिंग की वजह से हो सकता है कि ये जो अनॉमली है वो एग्जिस्ट करती है। टैक्स सेलिंग का मतलब ये है कि कंपनी जो थी उन स्टॉक कंपनी जो है वो स्टॉक्स, अगर आपको पता है कैपिटल गेन हो तो कैपिटल गेन के ऊपर जो है वो उनको टैक्स पे करना पड़ता है यूएस इकोनॉमी के अंदर। तो कैपिटल गेन में अगर आपको टैक्स देना पड़ता है, तो अगर जो नेगेटिव रिटर्न्स थे जिन स्टॉक के, तो लास्ट मंथ्स में उन्होंने उन स्टॉक्स को जो है वो बेचना शुरू किया और जो लॉस हो उसको फिर उन्होंने बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया और उसके ऊपर रिबेट ली। और जब सेकंड ईयर आया, नेक्स्ट ईयर आया, तो फिर उन्हीं कंपनीज ने उन्हीं स्टॉक्स के अंदर उन कंपनीज ने दोबारा से जो है वो परचेज करना शुरू कर दी, जिससे प्राइसेस जो है वो अप चले गए। एक तो रीज़न ये थी, लेकिन जब इसको दूसरे कंट्रीज में भी स्टडी किया तो वहाँ पे भी जब जनरली नॉर्मली आया तो फिर एक अगेन एक पजल बन गया कि इसकी क्या रीज़न है। सेकंड है अदर कैलेंडर इफेक्ट्स, जैसे मंडे या वीकेंड रिटर्न्स was सिग्निफिकेंटली नेगेटिव। तो इसमें मंडे इफेक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर लार्ज फर्म्स द नेगेटिव मंडे इफेक्ट occurred before the market opened, it was a weekend effect, whereas for smaller firms most of the negative Monday effect occurred during the day on Monday, it was a Monday trading effect। अब मंडे को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे वीक एंड होता है फिर आप मंडे जो है वो स्टार्ट होता है, तो मंडे को जो स्टॉक्स हैं उनके रिटर्न्स जो थे वो सिग्निफिकेंटली नेगेटिव थे। अब उसमें लार्ज फर्म्स को जब स्टडी किया गया तो लार्ज फर्म्स जो थे वो मार्केट ओपन, जब सुबह के वक्त जब मार्केट ओपन होती है तो देखा गया कि उस वक्त उसके जो रिटर्न्स थे वो नेगेटिव रिटर्न्स थे और इसे इसलिए वीकेंड इफेक्ट कहा गया। और जो स्मॉलर फर्म्स थी उन जब जब ट्रेडिंग शुरू होती है दिन के दौरान तो उसमें देखा कि उसमें जो स्मॉलर फर्म्स हैं उनके जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो रियलाइज हुए। तो इसलिए इसको मंडे ट्रेडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये भी एक अनोमली है कि जो कि कैलेंडर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। प्राइस अर्निंग रेशियोज एंड रिटर्न्स। प्राइस अर्निंग रेशियोज बेसिकली जो शो करती हैं वो फर्म करेक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं। तो here we want to know what is the relationship between the price earning ratios and returns. So the result is that low price earning stocks experienced superior risk adjusted results relative to the market, whereas high price earning stocks had significantly inferior risk adjusted results.
तो रिजल्ट्स से हमें ये पता चला कि जो लो प्राइस अर्निंग स्टॉक्स हैं वो सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिजल्ट्स अर्न कर रही हैं, जबकि हाई प्राइस अर्निंग स्टॉक्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंफीरियर रिस्क एडजस्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो अर्न कर रही हैं। तो जैसे कि हमें सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हमने पढ़ा है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट का मतलब ये है कि जो करंट प्राइसेस हैं, करंट प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट ऑल द अवेलेबल पब्लिक इंफॉर्मेशन, आइदर इट्स मार्केट इंफॉर्मेशन और इट्स नॉन मार्केट इंफॉर्मेशन। जो करंट प्राइसेस हैं वो फुली रिफ्लेक्ट करती हैं, इनकॉर्पोरेट करती हैं तमाम पब्लिक इंफॉर्मेशन को। इसलिए उस एफिशिएंट मार्केट के अंदर आप उसकी में जो है अब ना तो आप सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं और ना ही आप इंफीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। यानी आप जो है वो ना तो आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और ना ही कम अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा या कम अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एफिशिएंट मार्केट नहीं है। यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि जो लो प्राइस अर्निंग स्टॉक्स थे वो ज़्यादा रिटर्न अर्न कर रहे थे एज कम्पेयर टू द हाई प्राइस अर्निंग स्टॉक्स। So it means that the publicly available price earning ratios possess valuable information regarding future returns। का मतलब है कि आप जो है वो future returns को on the basis of price earning ratios predict कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं then it is inconsistent with the semi strong efficiency। Second characteristics है price earnings to growth rate ratio। Studies have hypothesized an inverse relationship between the price earnings to growth rate ratio and subsequent rates of return. This is inconsistent with the efficient market hypothesis. However, the results related to using the PEG ratio to select stocks are mixed। जो hypothesize की गई है रिलेशनशिप वो इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि अगर पैग रेशियो जो है वो ज़्यादा होगी तो रिटर्न्स कम होंगे और पैग रेशियो कम होगी तो रिटर्न्स ज़्यादा होंगे। इनवर्स रिलेशनशिप होगी जो कि इनकंसिस्टेंट है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के। जब उनको एम्पिरिकली स्टडी किया तो जो रिजल्ट्स थे वो मिक्स थे, तो हम कोई कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते। Another important firm characteristics is the size effect। Several studies have examined the impact of size on the risk-adjusted rates of return. The studies indicate that risk-adjusted returns for extended periods indicate that the small firms consistently experienced significantly larger risk-adjusted returns than large firms। Firm size is a major efficient market anomaly। तो फर्म साइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अभी तक स्टडी किया जाता है फर्म साइज को। और फर्म साइज जो है जब उसको स्टडी किया गया तो हमें ये पता चला कि जो स्मॉल फर्म थी यानी छोटी फर्म थी ऑन द बेस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वो ज़्यादा रिटर्न्स अर्न कर रही थी एज कम्पेयर टू दी लार्जर फर्म्स। तो ये एक अनोमली है कि स्मॉल फर्म्स जो है सिर्फ यानी फर्म की साइज की बेस के ऊपर, और वो भी स्मॉल फर्म जो कि जबकि लार्ज फर्म ज़्यादा नोन होती हैं और उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा होता है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर और जो कम वोलेटाइल होती हैं ये कंसिडर किया जाता है कि लार्जर फर्म्स जो है वो कम वोलेटाइल होती हैं और स्मॉल फर्म्स जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं। तो खैर यहाँ पे ये देखा गया है कि जो स्मॉल फर्म्स हैं वो ज़्यादा रिटर्न अर्न कर रही है एज कम्पेयर टू दी लार्जर फर्म्स। निगलेक्टेड फर्म्स। निगलेक्टेड फर्म्स का मतलब ये है कि जो ज़्यादा नोन नहीं होती और जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं, तो उन फर्म्स के ऊपर भी टेस्ट किया गया। फर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एनालिस्ट फॉलोइंग द स्टॉक, small firm effect was confirmed or neglected firm effect caused by lack of information and limited institutional interest। Neglected firm concept applied across size classes and another study contradicted the above results। जो नेगलेक्टेड फर्म्स थी उनको भी जो है वो डिफरेंट साइजेस के अंदर भी उनको जो है उसको डिवाइड किया गया है। और क्योंकि ये वो फर्म्स हैं जो कि जिनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये ज़्यादा नोन नहीं होती है तो बहुत कम जो है वो इन्वेस्टर्स का जो फोकस है वो इसकी तरफ होता है। तो जब उसको जो स्टडी किया गया तो वहाँ पे भी जो रिजल्ट्स थे वो कंट्राडिक्टरी थे, जो कि एक्शन मार्केट हाइपोथेसिस को जो था वो सपोर्ट बाज़ जगह पे नहीं कर रहे थे और बाज़ जगह पे बाज़ स्टडीज में उसको सपोर्ट कर रहे थे। Another firm characteristic is ratio of book value of a firm's equity to market value of its equity। तो जो रिजल्ट्स फाइंड हुए हैं वो है
significant positive relationship found between current values for this ratio and future stock returns. यानी जो बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू रेशियो है, जब इसका रिलेशनशिप देखा गया तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आया, जो कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर बुक वैल्यू वैल्यू टू मार्केट वैल्यू रेशियो जो है इंक्रीज करती है तो जो फ्यूचर स्टॉक रिटर्न्स है वो इंक्रीज करेंगे, और अगर बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू रेशियो डिक्रीज करती है तो जो फ्यूचर स्टॉक रिटर्न्स है वो डिक्रीज करेंगे, जो कि रिजल्ट्स जो है ये इनकंसिस्टेंट है विद द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. सेकेंडली, साइज एंड बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू डोमिनेट अदर रेशियोज. कहते हैं साइज और जो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू है, ये रेशियो जो है वो डोमिनेट करती है अदर रेशियोज को, सच एज अर्निंग टू प्राइस रेशियो है या लीवरेज रेशियो. तो और इसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो फ्यूचर स्टॉक रिटर्न्स को बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो दिस कॉम्बिनेशन ओनली वर्क्स ड्यूरिंग एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी. और ये कॉम्बिनेशन कब काम करता है? ये कहते हैं कि जब आप एक्सपेंसिव मॉनेटरी फेड जो है वो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी को जो फॉलो करता है. एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ये है कि जब रिसेशन होता है और जब फेड जो है उसको मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहे और उसको इंक्रीज करने की जो कोशिश करे तो उसे एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. इवेंट स्टडीज. इवेंट स्टडीज में हम ये देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिक इवेंट और जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं स्टॉक प्राइसेस को, और क्या वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है कि वो abnormal प्रॉफिट्स अर्न कर सकें. Stock prices quickly adjust to unexpected world events, economic news, and hence do not provide opportunities for abnormal profits. Announcements of accounting changes are quickly adjusted for and do not seem to provide opportunities. Stock prices rapidly adjust to corporate events such as mergers and acquisitions. तो जो इवेंट स्टडीज हैं, जो इवेंट स्टडीज में हम ये देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं वो जो न्यूज़ है, वर्ल्ड इवेंट्स हों या इकोनॉमिक न्यूज़ हों, उनको वो एडजस्ट कर लेती हैं क्विकली, और उसमें नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. इसी तरह जो अनाउंसमेंट होती है अकाउंटिंग चेंजेस की, वो उसमें भी जो है जैसे अर्निंग्स हैं तो उसमें भी वो क्विकली एडजस्ट करते हैं और उसमें भी अपॉर्चुनिटी नहीं है एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की. इसी तरह जो कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं, तो स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो उसको भी रैपिडली एडजस्ट कर लेती हैं ऐसी न्यूज़ को. तो ये सपोर्ट करते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. समरी ऑन द सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. एविडेंस इज मिक्स्ड. जैसे हमने देखा कि इवेंट स्टडी जो है उसमें वो सपोर्ट करते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को, लेकिन हमने अनोमलीज भी देखी है, कैलेंडर अनोमली भी देखी है, साइज इफेक्ट भी देखा, तो इस तरह रेशियोज भी देखी है, प्राइस अर्निंग रेशियो जैसे थी. तो हमने ये देखा है कि वहाँ पे वो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को सपोर्ट नहीं करते. So studies on predicting rates of return for a cross section of stocks indicates markets are not semi-strong efficient. Dividend yield, risk premiums, calendar patterns, earning surprises. तो जो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है, क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि आप किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब स्टॉक्स को स्टडी करते हैं तो वो जो है वो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते. Tests and results of strong form efficient market hypothesis. So strong form efficient market hypothesis contends that stock prices fully reflect all information, both public and private. This implies that no group of investors has access to private information that will allow them to consistently earn above average profits. ये प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है. इसको दोबारा देख लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वो फुली रिफ्लेक्ट करती है तमाम इंफॉर्मेशन को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट इंफॉर्मेशन. और वो ये इसका ये मतलब होता है कि जो कोई भी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर जो है उसकी एक्सेस नहीं है टू दी प्राइवेट इंफॉर्मेशन और वो कंसिस्टेंटली अबव एवरेज प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता. तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में जो करंट प्राइसेस हैं दे फुली रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. अगर वो अबव एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट नहीं है. टेस्टिंग ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. इसमें हम कॉर्पोरेट इंसाइडर्स देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट देखेंगे, सिक्योरिटी एनालिस्ट देखेंगे और प्रोफेशनल मनी मैनेजर देखेंगे. तो इस लेक्चर में हम पहले जो इसके दो हैं कॉर्पोरेट इंसाइडर्स
और स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट, इन दोनों के जो टेस्ट हैं उनको हम स्टडी करेंगे। Corporate insider trading. So, who are the corporate insiders? Corporate insiders include major corporate officers, directors, and owners of 10% or more of any equity class of security. ठीक है, यानी corporate insiders कौन से हैं? जो कि CEO है या CFO है, इसी तरह डायरेक्टर्स हैं या वो ओनर जिनकी ओनरशिप 10% या उससे ज़्यादा। Insiders must report to the SEC each month on their transactions in the stock of the firm for which they are insiders. जो insiders हैं उनको उनके लिए कंपलसरी है वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन में हर महीने अपनी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट जमा करवाएं। और these insider traders are made public about 6 weeks later and allowed to be studied. जो इनसाइडर ट्रेडर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो हर 6 वीक्स के बाद जो है वो उसको पब्लिक करें और ताकि उसको बाकी जो लोग हैं वो भी उसको स्टडी कर सकें। तो जो कॉर्पोरेट इनसाइडर्स हैं, जैसे हमने कहा कि इसमें कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और ऑनर्स हैं, क्योंकि इनके पास उन स्टॉक्स, क्योंकि जिस फर्म में वो जिस फर्म को वो रन कर रहे हैं और जिस फर्म के वो ओनर हैं और ख़ास तौर पे होल्डिंग है उनकी 10% से ज़्यादा है, तो वो इनसाइडर्स कहलाते हैं और उनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है। उसकी बेसिस के ऊपर वो जो है मार्केट के अंदर जो है वो एबनॉर्मल रिटर्न अर्न कर सकते हैं। Corporate insiders generally experience above average profits, especially on purchase transactions. This implies that many insiders had private information from which they derived above average returns on the company stock. तो क्योंकि जैसे हमने कहा कि वो क्योंकि जो मैनेजमेंट का पार्ट है और वो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, जो बाकी जो पब्लिक है वो इतनी ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, उनको पता है कि वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं। तो उनकी अगर वो अपने ही स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट आना है, इस वजह से वो अबव एवरेज रिटर्न जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो कॉर्पोरेट इनसाइडर्स हैं ये अबव एवरेज रिटर्न जो है वो अर्न करते हैं। Studies showed that public investors who traded with insiders based on announced transactions would have enjoyed excess risk-adjusted returns after commissions. यानी स्टडीज से ये हमें पता चला है कि जो उनको फॉलो करते हैं जो पब्लिक इन्वेस्टर्स इनसाइडर ट्रेडर्स को, वो एक्सेस रिटर्न जो है वो अर्न करते हैं। अदर स्टडीज इंडिकेट दैट यू कैन इंक्रीज रिटर्न फ्रॉम यूजिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग इट विद की फाइनेंशियल रेशियोज एंड कंसीडरिंग व्हाट ग्रुप ऑफ इनसाइडर्स इज डूइंग द बाइंग एंड सेलिंग। यानी आप इनसाइडर ट्रेडिंग जो है उनके बिहेवियर को देखें, जज करें और प्लस आप जो है वो जो की फाइनेंशियल रेशियोज हैं उनको भी सामने रखें और फिर आप बाइंग एंड सेलिंग करें, तो आप जो है वो मार्केट को बीट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट। पहली चीज ये है कि हु आर द स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट। जो स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट है वो मेंबर होता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का। दूसरी चीज ये है कि जो स्पेशलिस्ट है उनको एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटी असाइन की जाती हैं जिनके अंदर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओन अकाउंट, यानी अपने अकाउंट को यूज करते हुए वो उन स्टॉक या स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनको मार्केट मेकर भी कहते हैं, यानी ये ट्रेडिंग करते हैं बाय कोटिंग बिड एंड आस्क प्राइसेस। बिड प्राइस का मतलब होता है बाइंग प्राइस और आस्क प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जो बाइंग प्राइस होती है वो सेलिंग प्राइस से कम होती है और इसका जो डिफरेंस है वो इनका रिटर्न होता है। लेकिन इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो ये है कि जो सिक्योरिटीज इनको साइन किए जाती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सिक्योरिटीज के अंदर वो फेयर और ऑर्डरली मार्केट को मेंटेन करें। यानी एक तो फेयर मार्केट प्राइसेस रियलाइज होनी चाहिए और दूसरा ये है कि उन सिक्योरिटीज के अंदर जो ट्रेडिंग है वो स्मूथली हो। तो अगर किसी वजह से उन सिक्योरिटीज में जो बायर एंड सेलर्स हैं वो सफिशिएंट ना हो तो इनका काम ये है कि वो उस मार्केट के अंदर उन सिक्योरिटीज के अंदर जो है वो लिक्विडिटी को प्रोवाइड करें। तो जो स्पेशलिस्ट है उसका एक रोल ये भी है कि वो वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करे। पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो रिजल्ट्स हैं। स्पेशलिस्ट हैव मोनोपोलिस्टिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट अनफिल्ड लिमिट ऑर्डर्स।
You would expect specialists to derive above average returns from this information. The data generally supports this expectation. जो स्पेशलिस्ट है उसको एक मोनोपोलिस्टिक एक्सेस होती है अनफिल्ड लिमिट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर्स का मतलब ये है कि ये ऑर्डर्स की एक टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर जो है वो ये कहता है कि अगर एक स्टॉक है उसकी प्राइस अगर फॉर एग्जांपल $15 तक आ जाती है या उससे कम होती है, तो $15 पे आ जाती है तो आप जो है वो उसको बाय कर लें। और अगर इसकी प्राइस जो है वो $20 पे चली जाती है तो आप उसको सेल कर। तो इसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर, यानी इसमें लिमिट लगा दी है बाइंग पे और सेलिंग पे कि अगर इस लिमिट तक आ जाए तो आप उसको बाय कर लें और अगर इस लिमिट तक आ जाए तो आप उसको सेल कर दें। तो उस जो ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हुए होते उनकी इनके पास उनकी इंफॉर्मेशन होती है और उसकी बेस के ऊपर ये अबव एवरेज रिटर्न्स जो है वो डिराइव कर लेते हैं। तो जो स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट हैं जब इनको स्टडी किया गया तो ये पता चला कि ये जो है वो अबव एवरेज रिटर्न्स जो हैं वो रियलाइज करते हैं जो कि कंसिस्टेंट नहीं है विद द स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे और इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। थैंक यू वेरी मच।